सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ वाईडी की एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ आपको इंग्लिश को कैसे टैकल करना है अपने एग्ज़ाम की, एसएससी और बैंक्स की। देखिए, आज सुबह का सेकंड आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, पॉलिसी क्रीप इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नए रेगुलेशंस को पास किया है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा के लिए। उस चीज़ के ऊपर डिटेल में देखेंगे क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है, इसको पढ़ना है उस अंदाज में जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस की ग्रामर को मैं अलग से लेके आपको बताऊंगा, वोकैब को अलग से हम ध्यान देंगे। सारी ग्रामर और वोकैबलरी सीखने के बाद आप अप्लाई करें इस क्विज़ पे, है ना। 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस में से आपको एरर्स को फाइंड करना है और उनको करेक्ट भी करना है। तो पहले सीख लेते हैं और फिर लास्ट में क्विज़ को सॉल्व कर लेते हैं। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है पॉलिसी क्रीप। देखिए, पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स, है ना, नियम। क्रीप है ना, क्रीप, ये अजीब सा वर्ड है, इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन इसका एक जनरल सा मीनिंग होता है किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेंज होना, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब होना, उसको हम बोलते हैं क्रीप। अगर कोई आपको एक ऐसा इंसान भी मिल जाए ना जो बहुत चिपकू हो, आपको अजीब सा लगे, आप उसको क्रीप बोल सकते हैं, है ना। लेकिन क्रीप का एक और मीनिंग भी होता है किसी चीज़ का एक्सेस, जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा कर गए, वो भी क्रीप कहलाता है। आपने सोचा था यहाँ पे रोड बनाएंगे, रोड के साथ साथ एक फ्लाईओवर भी बना दिया, इतना सारा खर्चा कर दिया, इसको भी हम क्रीप करना बोलते हैं। समझ गए, नेगेटिव वे में यूज़ होता है। तो कह रहे पॉलिसी में कुछ क्रीप हो गया है, जो हमने सोचा था, जो हमारा इंटेंशन था, उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स को हमने लगा दिया है, क्रीप कर दिया है। अब देखो किसकी बात हो रही है, बात हो रही है ई कॉमर्स एंड ओवर रेगुलेशन रिस्क की। ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन के रिस्क की, जोखिमों की हमने ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे रूल्स लगा दिए हैं। हो सकता है हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है इंडिया की ग्रोथ करना बंद कर दे। समझ गए। अब डिटेल में देखेंगे किसने रूल लगाए हैं, किस तरह के लगाए हैं। वर्ड देख लेना, क्रीप आपको बता दिया किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस, और किस में, नेगेटिव वे के अंदर। ओवर रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन का ओवर, नियमों का ज़रूरत से ज़्यादा लगाया जाना। देखिए, टाइटल पैराग्राफ में कह रहा है ओवर रेगुलेशन रिस्क रिगार्डिंग ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन द ई कॉमर्स इंडस्ट्री। कह रहा है ओवर रेगुलेशन जो है, ज़रूरत से ज़्यादा रूल्स बनाने का काम है, वो रिस्क करता है रिटार्ड करने को, ग्रोथ को। रिटार्ड करना मतलब किसी चीज़ की डेवलपमेंट को रोक देना, किसी चीज़ के विकास में रोड़ा अटका देना। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो अगर आप रेगुलेशन करोगे तो ग्रोथ जो है ना, विकास, और जो जॉब क्रिएशन का काम है उसको रिटार्ड कर देता है, ये जो है ओवर रेगुलेशन। और ये काम कहाँ पे है दोनों, ये है ई कॉमर्स सेक्टर में, भारत के मिंत्रा में, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में और इन सभी कंपनीज़ में। समझ गए सेंटेंस को। ओवर रेगुलेशन नहीं करना है, ग्रोथ रुक जाएगी और या फिर जॉब्स कम हो जाएंगी इन दोनों सेक्टर्स के अंदर। ओवर रेगुलेशन की वर्ब है रिस्क। अब मेरा आपसे एक सवाल है, रिटार्डिंग यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, रिस्क रिटार्डिंग, आपने इसकी जगह पे रिस्क टू रिटार्ड क्यों नहीं लिखा हुआ। देखो, रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की डेवलपमेंट को रोक देना, है ना, स्लो डाउन कर देना। तो सीधा सा सवाल है आपसे, रिस्क के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई है, इन्फिनेटिव क्यों नहीं लगाया। चलो, बहुत ही सीधा सा इसका जवाब है, बहुत सारी ऐसी स्पेशल वर्ब्स इंग्लिश में जो अपने बाद में नाउन या जीरंड को ही लेती हैं। हमेशा लेंगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगी, नहीं तो किसी नाउन को लेंगी। ये रिस्क उन्हीं में से एक वर्ब है, कंसीडर भी उन्हीं में से एक वर्ब है, अवॉइड भी उन्हीं में से एक वर्ब है, और वर्थ भी इन्हीं में से एक एडजेक्टिव है ना। वर्थ और बिजी एक जो एडजेक्टिव है, एक लिख देता हूँ बिजी, ये भी ऐसे ही काम करते हैं। इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही आप लगाएंगे। जैसे वी शुड नॉट रिस्क टू रीच लेट फॉर द मीटिंग, हमें रिस्क नहीं करना चाहिए, हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए मीटिंग के लिए लेट से पहुंचने का, देरी से पहुंचने का। तो रिस्क टू रीच गलत हो जाएगा, आप बोलेंगे रिस्क, इस टू को निकाल दो, इस टू को निकाल दो और यहाँ पे लिखो रीचिंग। समझ गए ना। वैसे शी इज़ कंसिडरिंग टू मूव टू अनदर सिटी, वो कंसीडर कर रही है कि दूसरी सिटी में मूव कर जाए, किसी दूसरे शहर में चली जाए रहने के लिए। कंसीडर भी ऐसी वर्ब है, इसके बाद में भी टू मूव लिखना गलत हो जाएगा। क्या करो, टू को निकाल दो और यहाँ लिख दो मूविंग, कंसीडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी। कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा, सर ये दो आईएनजी फॉर्म कैसे आ गई। आ गई भाई, आएगी, बिल्कुल आएगी। पहली मेन वर्ब है, दूसरी जीरंड है ना, आ सकते हैं एक दूसरे के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू अवॉइड टू मेक नॉइज अराउंड हियर, क्या तुम अवॉइड कर सकते हो आसपास शोर मचाना। बिल्कुल कर सकते हैं, पर करेंगे कैसे, आप सही लिखो तो सही, यहाँ पे लिखो अवॉइड मेकिंग। समझे मेरी बात को।
शोर तो नहीं बचाएंगे, पर पहले बात सही बताओ। अवॉइड के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, इन्फिनेटिव कभी भी नहीं आता। वैसे दिस बुक इज़ वर्थ टू रीड, ये बुक जो है वास्तव में पढ़ने लायक है, वो अर्थ है। तो पढ़ने लायक है ठीक है, पर वर्थ रीडिंग, वर्थ रीडिंग। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ये 4 वर्ब्स आपने बताई हैं, इसके अलावा भी तो वर्ब्स होंगी ना इसी तरीके से जो बिहेव करती होंगी, जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती होगी। देखो बिल्कुल है, और सारी वर्ब्स को मैंने ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको करवाया हुआ है। जैसे ये प्लेलिस्ट है, इसमें आप देख पा रहे होगे लिस्ट में सारी की सारी वर्ब्स ऐसी ही वर्ब्स हैं। अब ये प्लेलिस्ट को आप एक्सेस भी कर सकते हैं, एसएससी बैंक की पूरी ग्रामर आपको इसमें मिल जाएगी। आप लोग मुझसे पूछते हो ना सर कहाँ से शुरू करें पढ़ाई को, इसी प्लेलिस्ट से आपको पढ़ाई को शुरू करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट कहाँ रखी है। सबसे पहले आप चैनल के होम पेज पे जाएं, ये होम पेज आपके सामने खुला हुआ है। होम पेज पे आपको मिलेगी प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप एसएससी, बैंक, यूपीएससी, डिफेंस, रेलवेज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की फाउंडेशन यहाँ से बिल्ड करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरीबडी। आपको पेड में भी शायद ऐसा कंटेंट ना मिलेगा। शुरू से लास्ट तक चलाना शुरू करो, आज से डेडिकेशन से इस प्लेलिस्ट को पूरा करो। इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको मिलेगी 2 दूसरी प्लेलिस्ट, एक एसएससी की, एक बैंक्स की। ये ऊपर वाली देख रहे हो ना बैंक की, नीचे वाली एसएससी की। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पेपर को सोल्व करना है। वैसे तो ये दोनों पेड हैं, लेकिन नाम भर की पेड हैं, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आप इन दोनों को चला करके देख सकते हैं एज ए मेंबर। दोनों में 50-60 वीडियोस हैं। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को प्ले करना, इंट्रो को। यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कैसे आपको मेंबरशिप मिलती है। प्रीमियम मेंबर्स के लिए वीडियो हर वीक आ रही है। आज इस वीक की वीडियो अपलोड करूँगा शाम में। चलिए फटाफट अपने सारे वर्ड्स देख लेते हैं। आज आप जो सीखने वाले वोकैबलरी के अलग से मैंने लेकर के रखे हुए हैं। सारे वर्ड्स इकट्ठे होते जा रहे हैं मेरे भाई। अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना, ऐसा ना हो अगले वाले सीखो और पिछले वाले भूल जाओ। आज के 5 वर्ड्स हैं मूट, मूट एक एडजेक्टिव और एक वर्ब फॉर्म में, दोनों में अलग अलग है। डिसर्निबल, हिदर्टो, और 5वां वर्ड है हार्क बैक, एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए मूट है ना, जो मूट ये एडजेक्टिव भी और एक वर्ब भी है। इसको आप सीधा सा दिमाग में ऐसा बिठा लो, मूड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पे बात की जाए। मूड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पे कोई कंट्रोवर्सी हो, जिस पे कोई डिबेट हो। एडजेक्टिव फॉर्म में मूड का मतलब यही होता है डिबेटेबल। हर वो मुद्दा जो आर्ग्यूएबल हो, जो डिबेटेबल हो, जिस पे बहस हो चुके, वो कहलाता है मूड, है ना। इट्स अ मूड क्वेश्चन, व्हेन विल द पैंडमिक बी ओवर। ये अभी भी एक आर्ग्यूएबल क्वेश्चन है, डिबेटेबल सवाल है। पैंडमिक जो है, महामारी जो है कब ओवर होगी, कब पूरी होगी, तो ये डिबेटेबल है। इस पर कोई भी अभी तक कंक्लूजन नहीं निकला है ना। आर्ग्यूबल बोल दो, अनरिजॉल्व बोल दो, अनसेटल बोल दो। लेकिन मूड को जब वर्ब फॉर्म में यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। इसका मतलब होता है वर्ब फॉर्म में किसी चीज़ पे डिबेट करना, किसी चीज़ को डिस्कस करना, किसी चीज़ को सबके सामने डेलिबरेटली जो है ना कंसीडर करना। समझ गए ना। द यूपीए गवर्नमेंट मूड इट द आइडिया ऑफ जीएसटी सिस्टम एंड द एनडीए इम्प्लीमेंटेड इट। जो यूपीए की सरकार थी उसने मूड किया, उसने सुझाया, उसने सबके सामने कंसीडर किया, उसने डिस्कस किया इस आइडिया को जो था जीएसटी के सिस्टम का, और एनडीए की सरकार जब आई उसने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। समझ गए। तो मूड का मतलब होता है एक तरीके से सुझाना, सबके सामने डिस्कस करके। इसके लिए आप डेलिबरेट, वे और कंसीडर तीनों ही सिनोनिम रख सकते हो। अगला वर्ड है डिसर्निबल। देखो कुछ दिन पहले हमने एक वर्ड किया था पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब जो नोटिसेबल हो, जिसको आप छू करके या समझ करके या देख करके या फील करके जो है नोटिस कर पाएँ, पैल्पेबल। उसी का सिनोनिम है डिसर्निबल। दोनों एक ही बात है ना। तो डिसर्निबल और पैल्पेबल को आप जहाँ रखना चाहो इंटरचेंजेबली यूज़ करो। जैसे आफ्टर एन आर्गूमेंट द टेंशंस इन द रूम वर डिसर्निबल। एक आर्गूमेंट के बाद रूम में जितनी भी टेंशंस थी वो सबकी सब नोटिस करने लायक थी, जग जाहिर थी, अपरेंट थी, है ना। हम उसको ईजिली महसूस कर सकते थे, डिसर्न कर सकते थे। डिसर्निबल। हिदर्टो एक एडवर्ब है, इसका मतलब है अभी तक, बस इसका यही मतलब है अभी तक, सो फार। द न्यू इंटर्न मूटेड अ हिदर्टो अनथिंकेबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नए इंटर्न ने मूट किया, नए इंटर्न ने सबको सुझाया। मूट आपने देखा ना ऊपर, मूट वर्ब का मतलब है डिस्कस करना। एक नए इंटर्न ने कंपनी के अंदर जो आया था उसने सबके सामने रखा, डिस्कस किया एक ऐसे अनथिंकेबल सोल्यूशन को जो अभी तक हिदर्टो अनथिंकेबल था। ऐसा सोल्यूशन जिसको हमने अभी तक सोचा भी नहीं था, ऐसा उसने सबके सामने रखा। तो हिदर्टो बता रहा है ऐसी चीज़ जो अभी तक थिंक हमने नहीं की थी, हिदर्टो अनथिंकेबल। इसको आप एज येट भी बोल सकते हैं। आगे आर्टिकल में देखोगे, इसको यूज़ करके दिखाऊंगा मैं, है ना। लास्ट है अपने पास हार्क बैक। हार्क बैक एक फ्रेजल वर्ब होती है। हार्क का मतलब होता है सुनना, बैक मतलब पीछे। हार्क बैक का मतलब होता है 2 चीज़ें, या तो पास्ट को याद करना या किसी को पास्ट याद करवाना। कोज टू रिमेंबर द पास्ट और रिमेंबर द पास्ट। आप अपना पास्ट याद कर लो तब भी हार्क बैक कर रहे हो, है ना। पास्ट की बात सुन रहे हो और किसी को याद करवा रहे हो तब भी हार्क बैक कर रहे हो। अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। सम ओल्ड पीपल ऑलवेज हार्क बैक टू न्यू
टू हाउ थिंग्स वर 30 ईयर्स अगो। कह रहे कुछ ओल्ड पीपल जो हैं, कुछ उम्र दराज लोग जो हैं, हमेशा हार्क बैक करते हैं, रिमेंबर करते हैं, और किस चीज़ की तरफ, कैसी चीज़ें हुआ करती थी 30 साल पहले। कुछ लोग मिलेंगे ना आपको, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे ज़माने में तो वैसा होता था। तो ये ओल्ड पीपल की एक हैबिट होती है ना, उम्र दराज लोगों की, हार्क बैक करना, रिमेंबर करना अपने पास्ट को। और वैसे ही मैं बोल दूँ, दिस न्यू स्टाइल हार्क बैक्स टू द फैशन ऑफ 60s। ये जो नया स्टाइल है ये हमें याद दिलाता है 60 के दशक के फैशन की। तो याद करना चाहे याद दिलाना, दोनों के लिए फ्रेजल वर्ब यूज़ होगी। इसको आप रिमाइंड बोल दो, रिकॉल बोल दो, या बी रेमिनिसेंट बोल दो, याद करने वाला है या याद करवाने वाला। तो भाई ये 5 वर्ड्स हैं तुम्हारे, रिवीजन करना है तुम्हें। संडे को रिवीजन की वीडियो भी आ रही है, अपना रिवीजन चालू रखो। कभी कभी मैं वीडियो नहीं भी बना पाता हूँ, है ना। रिवीजन इज़ द की, हमेशा दिमाग में बनाए रखें। अब आ जाओ फटाफट एक समरी ले लो, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी है सीधी सी, सरकार ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए कुछ नए रूल्स बनाए हैं, और इसलिए बनाए हैं क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ठगी और धोखाधड़ी के काम बहुत होते हैं। आपने जूता देखा कुछ और आ गया कुछ और। मेरे साथ भी कई बार हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इनकी जो ठगी होती है इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं सरकार को हर रोज़। तो दुखी होकर के सरकार ने कुछ जो है ना इनके लिए कड़े रूल्स बनाए हैं। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है रूल बनाना ज़रूरी था क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बाहर से भी कई फॉर्म्स आई हुई हैं। लेकिन एक चीज़ का याद रखें, इतने रूल्स ना बना दें, इतना ज़्यादा सख्त ना हो जाएं कि इंडिया में ये कंपनीज आना ही छोड़ दें और हम इंडियंस के पास में कोई ऑप्शन ही ना बचे। समझ गए ना, ना तो हमारे यहाँ जॉब्स हों इन कंपनीज़ के अंदर, इनकी ग्रोथ खत्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए। तो ऐसा काम मत कर देना जो 30 साल पहले आप किया करते थे, लाइसेंस राज था जब 90s के टाइम। बस यही कह रहा है। तो थोड़ी सी नसीहत दे रहा है सरकार को, और कंसर्न्ड है। आज की टोन भी कहलाएगी कंसर्न्ड और एप्रीहेंसिव, थोड़ा सा परेशान है फ्यूचर को लेके। एप्रीहेंसिव और कंसर्न्ड यही टोन होती है। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा एक छोटी चीज़। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें, और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 के कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। अगर करंट अफेयर्स ही आपकी कमजोरी है, जगह जगह से इकट्ठा करते हो दिन भर, तो इस ऐप को ज़रूर एक बार से आप टेस्ट करें। इसमें आपको डेमो पीडीएफ भी देखने को मिलेंगी। चलिए, कह रहा बेयरली 11 months आफ्टर द गवर्नमेंट नोटिफाइड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैज़ mooted a set of sweeping amendments ostensibly to protect the interest of consumers and encourage free and fair competition in the market। कह रहा मुश्किल से ही 11 महीने बाद, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, ये यही बताते हैं किस वक्त के बाद क्या हो रहा है। कह रहा मुश्किल से 11 महीने के बाद, और किसके भाई, जब सरकार ने नोटिफाई किया, सरकार ने सबके सामने रखा नोटिफिकेशन के जरिए, किसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स को 2020 के। कह रहा इसके महज 11 महीने के बाद ही जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, जो भारत सरकार का ये मंत्रालय है, कह रहा है इसने मूट किया है, इसने सबके सामने रखा है ना, इसने सबके सामने डिस्कशन की है। और किसकी भाई, एक सेट ऑफ स्वीपिंग अमेंडमेंट्स की, ऐसे अमेंडमेंट्स की, ऐसे सुधारों की, उनके एक सेट की, उनके एक जत्थे की, जो स्वीपिंग है, एब्सोल्यूट है, बहुत बड़े स्केल पे है, छोटा मोटा नहीं, स्वीपिंग है, जनरलाइज्ड है। अच्छा क्यों किया, कह रहा है जाहिर तौर पे ऑस्टेंसिवली प्रोटेक्ट करने के लिए, जाहिर तौर पे प्रोटेक्ट करने के लिए, भलाई को, इंटरेस्ट को हमारे कंज्यूमर्स के, और एनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए खुले और फेयर कंपटीशन को, और कहाँ पे, बाजार के अंदर। समझ गए सेंटेंस को। तो कह रहे लगभग 11 महीने बाद ही, या मुश्किल से 11 महीने बाद, जब पहले सरकार ये रूल्स लाई थी 2020 के, कह रहे उसके 11 महीने बाद ही इस मंत्रालय ने, इस डिपार्टमेंट ने सुझा दिया है कई सारे अमेंडमेंट्स को, जो ये लगाने वाले हैं आने वाले टाइम में। और ये अमेंडमेंट्स बड़े स्वीपिंग है, बड़े ही बड़े स्केल के हैं, और ये जाहिर तौर पे हैं
महफूज करने के लिए, हमारी भलाई को, हम कंज्यूमर्स की, और बढ़ावा देने के लिए बाज़ार में फेयर और फ्री कंपटीशन हो बाज़ार के अंदर, इन द मार्केट। समझ गए? अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सब्जेक्ट आपका द गवर्नमेंट, वर्ब है इसकी नोटिफाइड, पास इंडेफिनिट टेंस में। इस डिपार्टमेंट की वर्ब है हैज़ मूटेड, पास परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मूड करना आप जान गए हैं, किसी चीज़ को डिस्कस करना वर्ब फॉर्म में, है ना, किसी को सबके सामने रखना, सुझाना। एडजेक्टिव फॉर्म में मूड का मतलब होता है डिबेटेबल, जिस पे बहस की जा सके। ऑस्टेंसिवली मतलब जाहिर तौर पे, एविडेंटली बोल दो, सीमिंगली बोल दो, है ना, जो देखने में लगे, अपरेंटली होती है ऑस्टेंसिवली। स्वीपिंग मैंने आपको बता दिया, जनरलाइज्ड हो। स्वीपिंग बना है स्वीप से, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू। जब आप झाड़ू लगा रहे हो घर में ना, तो मिट्टी के साथ में हर चीज़ झाड़ू के साथ में आ जाएगी। ऐसे अमेंडमेंट्स जो झाड़ू की तरह काम करते हो, उसमें अच्छी और बुरी चीज़ सब कुछ बदल दिया जाएगा, है ना। बहुत बड़े स्केल पे जो होगा काम होगा, छोटा मोटा काम नहीं होगा, स्वीपिंग अमेंडमेंट्स आएंगे। समझ गए? चलो, आज का क्वेश्चन मैं आपसे बताना भूल गया, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। सब लोग आंसर कर रहे हैं, 150 से 200 लोग रोज़। आप भी शुरू कर दें आज से ही। क्वेश्चन आपका है, हाउ मच कंट्रोल शुड द गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑन द ई कॉमर्स सेक्टर ऑफ द कंट्री कंसीडरिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP एंड जॉब क्रिएशन। कितना कंट्रोल सरकार को ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे लगाना चाहिए, कंसीडर करते हुए इसके कंट्रीब्यूशन को, इसके योगदान को, भागीदारी को भारत के रेवेन्यू में, हमारी GDP में और हमारे जॉब क्रिएशन में। तो ये फेसबुक, गूगल तो है नहीं, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, देश को, है ना। तो कितना कंट्रोल इस पे लगाया जा सकता है, 3 सेंटेंस में आंसर करें। मेरा आंसर आपको फर्स्ट में मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में, वहाँ से पढ़ लेना और अपना लिखने की कोशिश करो। थोड़ा ही लिखना, कहानी मत लिखना, जो आपके मन में है 3 सेंटेंस में लिखने की कोशिश करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अमंग देम इज़ अ नॉर्म स्टिपुलेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, अ नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन for 24/7 coordination with the law enforcement agencies, and another requiring e-commerce entities offering important goods or services to incorporate a filter mechanism to identify goods based on country of origin। देखो लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी का भी बाद में पढ़ेंगे। अब बता रहे हैं ये सारे के सारे कौन से जो हैं रूल्स हैं सरकार ने जो लगाए हैं। कह रहा उन्हीं में से है अमंग दैम, और क्या है, एक नया रूल है, एक नॉर्म है, और वो नॉर्म है जो स्टिपुलेट करती है, जो कि नेसेसरी बनाती है, जो कि इस चीज़ की ज़रूरत को जो है खड़ा करती है। और वो कौन सी चीज़ है? अपॉइंटमेंट की एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के, इस प्रकार के एक अधिकारी के। अच्छा, और एक नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन के, जिसका 24/7 कोऑर्डिनेशन हो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ में, है ना, हर पल हर सेकंड। और दूसरा जो है ना नॉर्म, पहला नॉर्म तो ये कहता है कि 2 तरह के ऑफिसर्स को आप रिक्रूट करो। दूसरी एक नॉर्म है वो रिक्वायर करने वाली है ई कॉमर्स एंटिटीज़ को। अच्छा, क्या रिक्वायर करेगी कि वो एंटिटीज़ जो ऑफर करती हैं इंपॉर्टेंट गुड सर्विसेज को, इंपोर्टेड को, बाहर से लाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को, कि वो इनकॉर्पोरेट करे एक फ़िल्टर मैकेनिज्म को, एक फ़िल्टर के सिस्टम को। और कौन सा सिस्टम है? जो आइडेंटिफाई करे गुड्स को आधार पे उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन के, कौन सा गुड्स जो है जापानी है, कौन सी सर्विसेज जो है चाइनीज़ है, कौन सी सर्विसेज अमेरिकन है, और सजेस्ट करे, आगे देखो, एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू इंश्योर अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक गुड्स, और सजेस्ट करे वो विकल्पों को ताकि इंश्योर किया जा सके एक सही मौका, फेयर अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक गुड्स को भी, हमारे घरेलू गुड्स को भी। लंबा सेंटेंस है, परेशान मत हो। इस सेंटेंस को एक बार मैं रिपीट करूंगा, फिर से अपने इसमें देखेंगे सारी स्ट्रक्चर्स कैसे बनी है। कह रहा है जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स में से एक है ये वाला रूल, जो स्टिपुलेट करता है इस 2 तरह के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट को। इनको हर जो है ई कॉमर्स कंपनी को ऐसे ऑफिसर्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, ये दोनों टाइप के। और दूसरा जो है ना उन्हीं में से एक वो है जो कि रिक्वायर करता है कि ई कॉमर्स कंपनियाँ, एंटिटीज़ जो कि ऑफ़र करती हैं आयात किए हुए गुड्स और सर्विसेज को, ये सभी के सभी इनकॉर्पोरेट करें, अपने अंदर शामिल करें, इनकॉर्पोरेट करें एक फ़िल्टर मैकेनिज्म को, फ़िल्टर लगाने के सिस्टम को। और वो सिस्टम होगा आइडेंटिफाई करने वाला सामान को, चीज़ों को उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन के हिसाब से। ये जो चीज़ है इसका ओरिजिन कहाँ से है, किस देश से ये चीज़ मंगाई गई है। और वही चीज़ जो है फ़िल्टर सजेस्ट भी करे विकल्पों को, ताकि इंश्योर किया जा सके फेयर अपॉर्चुनिटी को डोमेस्टिक गुड्स के लिए भी। तो उस फिल्टर में लिखा हुआ मिले कि देखो ये चाइना का माल है, ये जापानी माल है, और इसके जैसा ही इंडिया की एक कंपनी भी बेचती है, आप इसको भी खरीद सकते हैं ना, ऐसा ऑल्टरनेटिव भी उस फिल्टर में पता लगे। तो इस तरह के रूल सरकार ने बनाए हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। समझ गए? कुछ आपको गलत नहीं लगेंगे, देखने में बहुत अच्छे रूल्स हैं ये। अब आ जाओ इस सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीज़ों को। सब्जेक्ट आपका नॉर्म, वर्ब है इसके इज़, दूसरा सब्जेक्ट एंड के बाद अनदर, और उसकी वर्ब भी है इज़। 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए टेक्निकली वर्ब को प्लूरल होना चाहिए, आर होना चाहिए। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे, सेंटेंस में इन्वर्जन कैसे हो गया? भाई सब्जेक्ट नॉर्म है तो नॉर्म पहले आता, फिर नॉर्म के बाद में इज़ आता। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन ध्यान से समझना, ये नॉर्म जो है ना, नॉर्म
इस नॉर्म के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज है। एक बार में समझ आ जाएगी आपको पूरी कहानी, ये ऐसा क्यों बना हुआ है। ये नॉर्म कौन सी है, ये नॉर्म है भाई साहब ये वाली, जो ये काम कर दे। अगर इस एडजेक्टिव फ्रेज को इस नॉर्म के बाजू में ना रखूं तो ये एडजेक्टिव फ्रेज किसी और को मॉडिफाई करेगा। तो मतलब क्या है, इसको यहीं रख सकते हैं। और अगर मैंने नॉर्म को शुरू में रखा होता और इसके बाजू में इस एडजेक्टिव फ्रेज को रखा होता और उसके बाद में मैं इज को रखता, तो आपको समझ ना आता किसके लिए इज लगा है। जब जब सब्जेक्ट में बहुत बड़ा फ्रेज बन जाए, सब्जेक्ट के बाजू में कोई एडजेक्टिव कोई एडवर्ब फ्रेज लगा हो, जनरली एडजेक्टिव फ्रेज होगा, उस केस के अंदर हम सब्जेक्ट को इन्वर्ट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। समझ गए। इसलिए हमने अमंग देम से सेंटेंस शुरू किया है, प्रेपोजिशन से सब्जेक्ट को वर्ब के बाद में लिख के इन्वर्ट कर दिया है। तो हमेशा याद रखें इसी तरीके से होता है। चलो आगे बढ़ेंगे। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव आप जानते हैं, दो वर्ड्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, आपको कई बार सीख चुके हो। ऑल्टरनेट एक एडजेक्टिव और वर्ब है, इसका मतलब होता है एक एक करके। जैसे कोई काम सोमवार को करते हो फिर मंगलवार को नहीं करते हो, फिर बुधवार को करते हो फिर गुरुवार को नहीं करते हो, तो ये ऑल्टरनेट डेज पे करते हो आप, है ना। एक एक छोड़ के वन बाय वन कहता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, एक ऑप्शन है, एक चॉइस, इसका एक एक छोड़ करके से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव दो अलग अलग वर्ड्स हैं, मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। दीज माइग्रेंट बर्ड्स विजिट आवर सिटी एवरी ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव ईयर। ये जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं हमारी सिटी को विजिट करते हैं हर एक ईयर को छोड़ के, समझ गए ना। 10 में आए तो 11 में नहीं आएंगे, 20 में आए तो 21 में नहीं आएंगे, फिर 22 में आएंगे, फिर 24 में नहीं आएंगे, है ना। तो ये जो एक छोड़ छोड़ के करते हैं, तो मेरे भाई ऑल्टरनेटिव नहीं ऑल्टरनेट ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर। अगला देखो, वी नीड टू ट्राई ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें ज़रूरत है ट्राई करने की वैकल्पिक अप्रोचेस को, ऑप्शनल अप्रोचेस को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है काम नहीं कर रही, कुछ नया जुगाड़ लगाओ, कोई नई चॉइस लेकर के आओ जो ऑप्शनल हो, समझ गए ना। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव अप्रोच की बात हो रही है, इस केस में ऑल्टरनेटिव सेट बैठेगा। दो अलग वर्ड्स हैं मेरे भाई, कंफ्यूज मत करें ना, बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ। सिंपल से टुच्चे चुच्चे क्वेश्चन बनते हैं इन पे, और मैंने इनको एग्जाम में लड़कों को मार्क्स खोते हुए देखा है इन क्वेश्चंस पे। चलो आगे बढ़े, आज के क्विज में यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखो दो रूल तो बता दी, अब तीसरा कौन सा है। कह रहा है थर्ड मैंडेट्स अ फॉल बैक लायबिलिटी ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस इन द इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। ये सबसे अच्छा वाला है। कह रहा है तीसरा वाला है जो है ना, मैंडेट करता है, जरूरी बनाता है, स्टिपुलेट करता है एक फॉल बैक लायबिलिटी को, एक ऑल्टरनेटिव या कंटिजेंसी लायबिलिटी को। लायबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी और फॉल बैक मतलब ऑप्शनल। और किस पे, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा पे, उस इवेंट में, उस केस में, उस किस्से में जो है नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स का या सर्विसेज का टू द कंज्यूमर को। मैंने किसी चीज़ को मंगाया, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, आई नहीं रही, 20 दिन के बाद मुझे मैसेज आया आपके पैसे रिफंड कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। 20 दिन तक मैंने बाजार से भी नहीं खरीदी वो चीज़। अब अगर ऐसा होगा तो इनके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी फॉल बैक। पैसे तो रिफंड करेंगे, साथ में हर्जाना भी देंगे आपको, है ना। तो तीसरा रूल इस चीज़ को मैंडेट करता है, फॉल बैक लायबिलिटी को। थर्ड की रूल है, थर्ड की वर्ब है मैंडेट्स। मैंडेट मतलब जरूरी बनाना, फॉल बैक आप समझ गए हैं, ऑल्टरनेटिव है ना, कंटिजेंसी। कह रहा रजिस्ट्रेशन हैज ऑल्सो बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल ई कॉमर्स प्लेयर्स। स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स इंक्लूडिंग बैक टू बैक वंस आर सेट टू बी बैड। कह रहा रजिस्ट्रेशन जो है वो भी हैज़ बीन मेड, उसको बना दिया गया है पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में, जरूरी, मैंडेटरी। और किसके लिए, सभी के सभी ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए। पहले आपको सरकार के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और कह रहे स्पेसिफिक फ्लैश सेल्स जो है ना, जिसमें शामिल है बैक टू बैक वंस वाली। नाम है फ्लैश सेल, लेकिन दिन में 3 बार आती है ना, बैक टू बैक, सुबह में आ गई, दोपहर में आ गई, शाम में आ गई। कह रहा है ऐसी खास जो फ्लैश टू फ्लैश सेल्स हैं वो भी सेट हैं बैन होने के लिए, उन पे भी अब बैन होने का काम जो है होने ही वाला है। अब देखो आगे कह रहा है एंड ऑल एंटिटीज मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 72 आवर्स ऑन एनी रिक्वेस्ट मेड बाय एन ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी प्रोबिंग एनी ब्रीच ऑफ लॉ इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़। और कह रहे हैं सभी के सभी जो एंटिटीज़ हैं, ई कॉमर्स फर्म्स हैं, इनको देना ही पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को महज 72 घंटों में किसी भी रिक्वेस्ट के लिए। जो रिक्वेस्ट मेड होती है एक सरकारी एजेंसी के द्वारा जो ऑथोराइज्ड है, जिसके पास ताकत है, अथॉरिटी है ना, पुलिस है, सीबीआई है। और कौन सी एजेंसी है वो, जो प्रॉब कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी भी ब्रीच को, एनी ब्रीच को, उल्लंघन को
हमारे लॉ के, जिसमें शामिल है, इंक्लूड है साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज। तो ऐसे रूल बनाए गए हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन करवाओ, फ्लैश सेल को बैन करो, ये कैसी सेल है जो दिन में 3 बार आती है, सभी एंटिटीज़ को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी 3 दिनों में अगर पुलिस कुछ साइबर सिक्योरिटी इशू आपके सामने खड़ा करती है। अच्छे रूल्स हैं। रजिस्ट्रेशन की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बीन मेड, फ्लैश सेल्स की वर्ब है आर सेट, एंटिटीज़ की वर्ब है मस्ट प्रोवाइड। अब आ जाओ इसमें देखने वाले वर्ड्स पे। पहली चीज़, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, वायलेशन, है ना, इन्फ्रिंजमेंट, किसी चीज़ का जो है नियम को तोड़ना कहलाता है ब्रीच करना। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, प्रोब एक वर्ब होती है, इन्वेस्टिगेट, स्क्रूटनी सब इसके सिनोनिम है। मेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, रिक्वेस्ट के लिए आया है, वो वाली रिक्वेस्ट जो मेड की गई है ना। जैसे ऑथराइज भी एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। मैं आपसे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला था ना वो ये वाला था। पहले सवाल कर लेता हूँ फिर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। फ्लैश सेल्स आर सेट टू बी बैंड, फ्लैश सेल्स आर सेट टू बी बैंड, जिसमें बैक टू बैक वाली शामिल है। सेट टू बी बैंड क्यों लिखा हुआ है, सेट टू बैन क्यों नहीं लिखा हुआ, फ्लैश सेल्स आर सेट टू बैन क्यों नहीं लिखा हुआ। चलो पकड़ में आ जाएगा, तो अगर आपको लॉजिक है ना तो 1 सेकंड में आ जाएगा पकड़ में। देखो ये आया है बैन होने के लिए फ्लैश सेल्स की। फ्लैश सेल्स आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा। सब्जेक्ट किसी को बैन नहीं किया करेगा, सब्जेक्ट को बैन किया जाएगा। सब्जेक्ट एक्शन का रिसीवर है और इस केस में हम पैसिव इन्फिनिटिव को यूज़ करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर होती है टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसीलिए बोल रहा हूँ बेसिक्स वाला जाकर के देख लो ग्रामर सीरीज़ में, वहाँ से देखोगे फिर मज़ा आएगा यहाँ पे पढ़ने का, है ना। चलो कह रहा while on the face of it none of these rules appears exceptionable especially when e-commerce tops the national consumer helplines complaint chart there is still a distinctly discernible pattern to the changes। अब बता रहे हैं इनमें गलती क्या है। कह रहे जहाँ पे अपने फेस से, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब है देखने में, अपने फेस से, कह रहे जहाँ पे अपने चेहरे से या देखने में इनमें से कोई भी रूल अपीयर नहीं होता है। और क्या अपीयर नहीं होता, एक्सेप्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल। एक भी रूल देख करके ऐसा नहीं लगता है कि इनमें कोई ऑब्जेक्शन होगी। अच्छा खास करके तब, स्पेशली व्हेन, जबकि ई कॉमर्स जो है वो टॉप करता है, सबसे ज़्यादा टॉप पे है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के कंप्लेंट चार्ट में। कह रहा खास करके ऐसे एक बात पे, ऐसे एक मौके पे जब सारी कंप्लेंट्स ई कॉमर्स से आती हैं हर रोज़। कह रहा फिर भी वहाँ पे एक है ना डिस्टिंक्टली डिसर्नेबल पैटर्न है, एक बहुत ही ज़्यादा अलग से पहचाना जा सकने वाला, डिसर्न किया जा सकने वाला एक रुझान है, पैटर्न है, डिज़ाइन है इन चेंजेस के लिए। समझ रहे हो बात को। ये कह रहा है कि चेंजेस देखने में बहुत हार्मलेस हैं, हमको देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेनिफिशियल हैं, लेकिन इन चेंजेस के पीछे हमें एक दूसरा पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो आगे बताएगा कौन सा पैटर्न है, समझ गए। नन की वर्ब है अपीयर्स, एक्सेप्शनेबल का मतलब है जिसके ऊपर एक्सेप्शन कर सको, ऑब्जेक्शन कर सको। ऑब्जेक्शनेबल या अनएक्सेप्टेबल इसके सिनोनिम है ना एक्सेप्शनेबल के। ई कॉमर्स की वर्ब है टॉप्स, पैटर्न की वर्ब है इज। देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्लोज जो है, देयर आपका सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा हुआ है। डिसर्नेबल वर्ड को आप देख चुके हो शुरू में ही, जिसको डिसर्न किया जा सके, जिसको फील किया जा सके, नोटिस किया जा सके, पैल्पेबल हो। डिस्टिंक्टली मतलब अलग से, क्लियरली, शार्पली, अलग से जो चीज़ होती है वो होती है डिस्टिंक्टली, है ना। पैटर्न के बाद में हमेशा टू लगाए। देयर इज़ पैटर्न ऑफ दीज चेंजेस नहीं, देयर इज़ अ पैटर्न टू दीज चेंजेस। पैटर्न के बाद में अगर प्रपोजिशन लगेगा तो टू लगेगा किसी भी चीज़ का पैटर्न बताने के लिए। अब एक छोटा सा ग्रामर रूल करेंगे, ये मैंने आपको 10-15 दिन पहले करवाया था, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को याद होगा। ऑन द फेस ऑफ इट एडवर्बियल फ्रेज होता है, इसको यूज़ करने का क्या तरीका है। देखो इसका मतलब होता है फेस मतलब चेहरा, ऑन मतलब ऊपर, इट मतलब इसका, किसी चीज़ के चेहरे से वो चीज़ कैसी देखने में दिखाई लगती है ना, देखने में लगती है, उसको कहते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। आप इसको सीमिंगली बोल दो, एपरेंटली बोल दो, एविडेंटली बोल दो, सब एक ही बात है। जैसे ऑन द फेस ऑफ इट डॉक्यूमेंट सीम्ड जेन्युइन, देखने में जो डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल जेन्युइन दिखाई देता था, है ना, देखने में लगता था कि बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट है। ध्यान देना यहाँ पे इट लगा है, डॉक्यूमेंट सिंगुलर है, लेकिन इस सेंटेंस को देखो, ऑन द फेस ऑफ इट द डॉक्यूमेंट्स सीम्ड जेन्युइन। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगी, सर यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अब क्या करूँ, अब तो इट नहीं लगाऊंगा, अब तो देम लगाऊंगा। ध्यान दे लेना, ऑन द फेस ऑफ इट ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, अपनी पोजीशन को और अपनी फॉर्म को कभी चेंज नहीं करेगा। अगर ऑन द फेस ऑफ इट होता है ना तो इट ही होता है, डॉक्यूमेंट हो, आदमी हो, कुत्ता हो, कुर्सी हो, मेज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, समझ गए मेरी बात को, मैस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, कुछ भी हो, न्यूट्रल जेंडर हो। अगर आपको इस एडवर्बियल फ्रेज को यूज़ करना है तो ऐसे यूज़ करना है। तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे इट ही आएगा भाई, देम मत लगाया ना। बहुत ही कॉमन सी एरर है, जनरली इसको लोग देम कर जाते हैं,
प्लूरल वाला सब्जेक्ट को देख करके, है ना, दैम मत करके आना, इट रहेगा। बढ़े आगे। कह रहा फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ द रिसेंट IT intermediary guidelines and digital media ethics code rules, the draft e-commerce amendments show the government's increasing keenness to exercise greater oversight over all online platforms। कह रहा फॉलो करते हुए, और किसको भाई, ऑन द हील्स ऑफ, हील का मतलब होता है एडी, किसी की एडी को फॉलो करना मतलब किसी के पीछे पीछे आना। ऑन या एट द हील्स ऑफ मतलब क्लोजली बिहाइंड, बिल्कुल पीछे पीछे। कह रहा बिल्कुल पीछे पीछे फॉलो करते हुए हाल में आए हुए इन रूल्स को, जिसका नाम है IT, ये वाले रूल्स। कह रहे जो ड्राफ्ट ई-कॉमर्स अमेंडमेंट्स है ना, ये दिखाती हैं सरकार की बढ़ती हुई कीननेस को, सरकार के बढ़ते हुए इंक्रीज होते हुए रुझान को, और किस चीज़ का, एक्सरसाइज करने का, इस्तेमाल में लेने का, बहुत बड़ी ओवरसाइट को, बहुत ज़्यादा निगरानी को सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो कह रहे यही पैटर्न है इनके ऊपर। पहले इन्होंने सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो है ना, इन्होंने नए रूल्स बनाए, अब सारी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए नए रूल्स बना रही है। तो यही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि सरकार बार बार जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी ओवरसाइट करने की कोशिश कर रही है। समझ गए। ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स की वर्ब है शो, ये ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स की पहली वर्ब शो है और दूसरी पार्टिसिपल वर्ब है फॉलोइंग। समझे मेरी बात को। जब ये सरकार के अमेंडमेंट्स ऐसा दिखा रहे थे तभी ये इसको शो भी कर रहे थे, तभी जो है इसके पीछे पीछे फॉलो भी कर रहे थे, है ना। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पहले काम को मेन वर्ब, दूसरे काम को वर्ब के ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कीननेस मैंने बता दिया, आपकी ईगरनेस, आपके किसी काम को करने का उतारूपन। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी, सुपरविजन। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बिल्कुल पीछे पीछे, किसी चीज़ की एडी के साथ लगे हुए, है ना, बिल्कुल पीछे पीछे। फॉलोइंग मतलब फॉलो करते हुए। बढ़े आगे। कह रहा सेंटर ऑल्सो अपीयर्स टू बी सिग्नलिंग its intent to dig in its heels in an intensifying standoff with Walmart's unit, Flipkart and Amazon, which are both now in court, battling an attempt by the Competition Commission of India to reopen a probe into their business practices। कह रहे सेंटर जो है अपीयर होता है, साथ ही साथ दिखाई देता है। अच्छा क्या करता हुआ, ये करता हुआ एक कंटिन्यूस इन्फिनेटिव के जरिए सिग्नल, टू बी सिग्नलिंग, सिग्नल करता हुआ, है ना। सेंटर दिखाई देता है सिग्नल करता हुआ, हिंट मारता हुआ इसके इरादे को, इसके इंटेंट को। और कौन सा इरादा है, जो डिग इन इट्स हील का है, जो कि अपने जो है, जब आप डिग इन हील्स करते हो ना तो तैयार हो जाते हो लड़ाई करने के लिए सामने वाले से, सामने वाले के सामने आप झुकने का जो है बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते हो। सेंटर यही दिखाता है कि उसका कोई भी झुकने का इरादा नहीं है, एकदम वो तैयार है एक बहुत ही इंटेंसिफाई होते हुए, बहुत ही जोरों के स्टैंड ऑफ में। और किसके साथ, वॉलमार्ट की इंडिया यूनिट के साथ, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, और दूसरा अमेजॉन के साथ। कह रहे ये दोनों कंपनियां हैं ऐसी जो कि अभी हाल में जो है इन द कोर्ट, हमारी जो है अदालत में है। और क्यों, बैटल करते हुए, लड़ते हुए एक अटैम्प्ट को, और किसके द्वारा, जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार की एक संस्था के द्वारा। और ये अटैम्प्ट है फिर से खोलने का, रीओपन करने का, एक प्रोब को, एक जांच को, और किसके अंदर, इनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर, इनके बिजनेस के जो है तरीक़ों के अंदर। समझे मेरी बात को। कह रहे ये सेंटर ने इसलिए बनाया है क्योंकि सेंटर दिखा रहा है कि इसका इरादा क्या है। ऐसे रूल्स बना करके फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के ऊपर नकेल कसना चाह रहा है सेंटर, क्योंकि ये वही दो कंपनियां हैं जो सेंट्रल कमीशन ऑफ इंडिया, हमारी इस एजेंसी के सामने जो है कोर्ट में गई हुई हैं, क्योंकि ये एजेंसी इनके ख़राब बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर एक पुराने मामले को रीओपन करना चाहती है। तो ये कोर्ट में जाके बोल रही है कि पुराने मामलों को सरकार जो है फिर से ना खोले। समझ गए सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। कोर्ट की वर्ब है अपीयर्स, विच आए इन दोनों के लिए, फ्लिपकार्ट अमेजॉन के लिए। विच की वर्ब है आर बैटलिंग। समझ गए ना, कंटिन्यूस टेंस है लेकिन आर लगाया क्योंकि दो हमारे पास एंटीसीडेंट है इस जो है रिलेटिव प्रोनाउन के, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। हाँ, डिग इन इट्स हील्स याद करना है ना इसको। मान लो आपका दुश्मन है, आपको भी मार करके गिराएगा नीचे, है ना, आपसे झगड़ा करेगा। आपने क्या किया, अपनी हील्स को, अपने जो है एडियों को ज़मीन में डिग कर लिया। इसका मतलब क्या है, अपने आप को मजबूत कर लिया, अपनी पोजीशन को। मैं बिल्कुल भी अपने दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, गिव इन नहीं करूंगा, हार नहीं मानूंगा। तो बस वहीं से ईडीएम बना ली। समझ गए ना, गिरने के से पहले ही अपनी जो है पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेना, इसको कहते हैं डिग इन वंस हील्स, अपनी एडियों को ज़मीन में गड़ा लेना। कह द टू लार्ज ई-कॉमर्स प्लेयर्स हैव हैड टू कंटेंट विद acquisitions that their pricing practices are skewed to favor select sellers on their platforms and that their discounting policies have hurt ऑनलाइन रिटेलर्स। अब इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, और ये इल्ज़ाम सिर्फ यहाँ नहीं लगे हैं, पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। इल्ज़ाम बताता हूँ मैं क्या है। कह रहे हैं इन दोनों ई कॉमर्स प्लेयर्स पे हैव हैड टू, इनको करना पड़ा है पास्ट में हैव हैड टू। और क्या करना पड़ा है भाई, क्या मजबूरी रही है इनकी,
कंटेंट विद करने की, लड़ाई लड़ने की, सामना करने की। और किसके साथ? ऐसे एक्विजिशंस, ऐसे आरोपों के साथ जो कि ये हैं कि उनके जो प्राइसिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो झुकी हुई हैं फेवर करने में सिलेक्ट सेलर्स को, खास सेलर्स को इनके प्लेटफॉर्म्स पे। और कह रहा है उनके जो डिस्काउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, जो डिस्काउंट देने के जो नियम हैं, उन्होंने हर्ट किया है ऑफलाइन रिटेलर्स को। और ये बिल्कुल सच बात है। अमेजोन पे यूएस के अंदर भी केस चल रहा है, ट्रस्ट ट्रायल चल रहे हैं। अमेजोन जो है अपनी होम ब्रांड जो है उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सस्ता करके बेचता है, डिस्काउंट इस तरीके से देता है कि लोग जो हैं बाहर के छोटे मोटे दुकानदारों से कुछ ना खरीदें। तो यही इनके ऊपर प्रॉप जो है भारत सरकार भी खोलना चाह रही है। समझ गए? लार्ज प्लेयर्स की वर्ब्स है हैव, हैड टू, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। इस पर अलग हमने वीडियो की हुई है, अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। ग्रामर सीरीज़ को खोलोगे तो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है ना। ये किसी पास्ट में ऐसे काम को दिखाता है जो आज भी जारी है। हैज़, हैव टू, हैड टू। कंटेंट विद करने का मतलब है सामना करना, इसको डील विद बोल दो, ग्रैपल विद बोल दो, लेकिन टैकल विद मत बोलना। टैकल के बाद में विद नहीं आता, इन तीनों के बाद में विद लगा देना, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। समझ गए? प्रैक्टिसेस की वर्ब है स्क्यूड। स्क्यू का मतलब होता है झुका हुआ होना, बायस्ड होना एक तरफ के लिए, है ना, डिस्टॉर्टेड होना। पॉलिसीज हैव हर्ट। चलो आप बताओ, पॉलिसीज हैव हर्ट, हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगी हुई? डिस्काउंटिंग पॉलिसीज हैव हर्टेड ऐसा होना चाहिए ना, हैव हर्ट क्यों लगा हुआ है? चलो भाई, सिंपल सा रीज़न है, हर्ट जो है वो V1, V2, V3 सेम ही रखती है। हर्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V2 हर्टेड या V3 हर्टेड नहीं होती। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती। अब अपना दिमाग चलाओ और सभी ऐसी मेन जो ऐसा मोटी मोटी वर्ब्स जो मैंने आपको करवाई हुई हैं उनको याद करो। मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो आपको कितनी याद आती हैं। ठीक है? ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, हिट, पुट, कट, रीड, स्प्लिट, बिड, बहुत सारी हैं। 20 एक ऐसी वर्ब्स मैंने आपको करवाई हैं तो देख करके लगेगा आपको कि वो चेंज करती हैं अपनी फॉर्म को, लेकिन एक्चुअल में उनकी फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना। हर्ट भी इसी में से एक है और हिट भी इन्हीं में से एक है। बार बार देखो, बार बार सोचो, जितनी बार देखोगे उतना ही जो है आपको आने वाले टाइम में जब एग्ज़ाम का वक्त होगा ना उस समय आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। बार बार देखने से ही होगा। कुछ लोगों का सवाल होता है सर कास्ट जो है, कास्ट हमने इसको देखा है ब्रॉडकास्टेड, हमने देखा है कास्टेड, हमने जो है डिक्शनरी में कास्टेड भी देखा है। देखो कास्टेड आजकल लिखा जा रहा है लेकिन वो गलत इंग्लिश है। मॉडर्न इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल इंग्लिश से अलग होती है ना। आपके ग्रामर के जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं उसमें ब्रॉडकास्टेड वर्ड को यूज़ ना करें। आप एग्ज़ाम उठा लो ना एसएससी का, बैंक का कोई पुराना पेपर निकालो, उसकी की निकालो। एसएससी बैंक्स वाले खुद बोलते हैं कि भाई फोरकास्टेड नाम की कोई वर्ब नहीं है। तो डिक्शनरी में आजकल आ रही है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो बोली जाने वाली इंग्लिश है, लिखी जाने वाली इंग्लिश में अभी भी फोरकास्टेड वर्ड को यूज़ नहीं किया जाता। तो याद रखें, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं कर रहे हो, आप एसएससी बैंक के पेपर को पास करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। करे द फैक्ट दैट द लेटेस्ट चेंजेस expressly seek to ensure that none of the e-commerce entities, related parties and associated enterprises is enlisted as a seller for sale to consumers directly could also impact several platforms that retail products supplied by vendors with arm's length ties। ये सबसे बड़ी जो ठगी ये करते हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। इसी के अंदर इन्होंने उस पर नकेल कसने की कोशिश की है। मैं बताता हूँ कैसे करे। जो फैक्ट है ना, फैक्ट ये है कि जो लेटेस्ट चेंजेस हैं जो कि एक्सप्रेसली सीख करते हैं, एक्सप्रेसली का मतलब है बिल्कुल एक्सप्रेस करके साफ साफ तरीके से, कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं अपनी जो है क्लैरिटी में। कह रहे ये वाला फैक्ट कि नए वाले रूल्स हैं साफ साफ कोशिश करते हैं इंश्योर करने की, पक्का करने की कि कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी की रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है, नाम उसका अमेजोन नहीं है, बस है वो अमेजोन ही, है ना। अमेजोन की ब्रांड है कोई दूसरी, तो कह रहा है उनकी कोई रिलेटेड पार्टी या एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वो लिस्टेड होती है एक सेलर के लिए और किस पे, सेल के लिए कंज्यूमर्स को डायरेक्टली। कह रहा है ये रूल इस चीज़ को इंश्योर करते हैं अमेजोन अपना खुद का अमेजोन नाम से कोई प्रोडक्ट ये अमेजोन से मिलता जुलता अपना कोई जो है ना कंपनी का जो प्रोडक्ट जो है नहीं बेचेगा। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना ये भी इम्पैक्ट कर सकता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को, और वो प्लेटफॉर्म्स जो रिटेल कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को जो सप्लाइड बाय होते हैं ऐसे वेंडर्स के द्वारा, ऐसे छोटे मोटे दुकानदारों के द्वारा जो कि आर्म्स लेंथ टाइज पे हैं, जो कि बिल्कुल छोटी से लेंथ के टाइज पे हैं। आर्म्स लेंथ मतलब आपका और मेरा रिश्ता जो है, हमारा रिश्ता जो टाई है वो आर्म लेंथ का है, तो बिल्कुल जो है नज़दीकी रिश्ता है, एक बाजू भर का बीच में फ़र्क है। देखो ये करते क्या हैं, अमेजोन क्या करेगा, एक छोटी सी कंपनी के पास जाएगा, उसको बोलेगा ये कार है मर्सिडीज़ की,
इस मर्सिडीज़ की कार को आप जो है कॉपी करो, हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो। आप कॉपी करके इसका एक सस्ता वर्जन बनाओ 5 लाख। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कारें शायद नहीं मिलती हैं अमेजोन पे, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप मर्सिडीज़ को कॉपी करके इसके जैसी एक और ब्रांड की जो है कार बना लो अपनी खुद की, पैसा हम आपको देंगे, आपकी जो उस कार को हमने जो है अमेज़ोन पे बिकवाएंगे, है ना, सस्ते दामों पे, आपका भी मुनाफा हमारा भी मुनाफा। तो ऐसा जो है अमेज़ोन पे बहुत पुराने इल्ज़ाम लग रहे हैं अमेरिका के अंदर भी कि ये कॉपी करता है और लोगों को पैसा दे करके वैसी चीज़ें बनवा लेता है। अब सरकार ऐसा रूल बना रही है कि अमेज़ोन का किसी भी कंपनी से अगर कोई कनेक्शन निकला, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन पे सेल नहीं होगा, है ना। ऐसे रूल्स भी सरकार बना रही है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये भी इम्पैक्ट करेगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को जो कि ऐसे वेंडर से रिश्ता रख करके बैठे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को बिकवाते हैं। समझ गए। द फैक्ट की वर्ब है कुड ऑल्सो इम्पैक्ट, लेटेस्ट चेंजेस की वर्ब है सीक, नन की वर्ब है इज एनलिस्टेड, दैट की वर्ब है रिटेल। वेंडर होता है छोटा मोटा दुकानदार, एक्सप्रेसली मतलब साफ साफ तरीके से, आर्टिकुलेटली क्लियरली, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यूएस में इस पे एंटी ट्रस्ट ट्रायल चल रहे हैं अमेजोन पे, इसी बात को लेकर के कोर्ट में बुलाया जाता है जेफ बेजोस को बार बार। करेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स इज बाउंड टू स्पर प्रोटेक्टेड लीगल फाइट्स। करेक्ट एनफोर्समेंट है इनमें से कई ऐसी नॉर्म्स की, वो बाउंड है, वो निश्चित है कि स्पर करेगी, उकसाएगी प्रोट्रैक्टेड लंबे खिंचे हुए लीगल फाइट्स को। समझ गए ना। तो आप जैसे इन रूल्स को लगाओगे, अमेजोन जो मिंत्रा है, जो फ्लिपकार्ट है, ये कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। बाउंड है कि एक लंबा सा लीगल फाइट भारत सरकार से इनका होने ही वाला है। इन्फोर्समेंट की वो है इज बाउंड, स्पर का मतलब है उकसाना, प्रोट्रैक्टेड का मतलब है लंबा खिंचा हुआ, लॉन्ग लास्टिंग, इलोंगेटेड, लिंगरिंग, सस्टेन्ड। बार बार ये वर्ड्स इतनी बार आ चुके हैं, मेरे ख्याल से नींद में भी आपको याद होने चाहिए अगर आपने 50 से 100 एडिटोरियल्स देखे हैं तो, है ना। बार बार इसीलिए लिखता हूँ मैं, याद रहे आपको। कैरा asserting that the amendments were not aimed at conventional flash sales. The government said it was only targeting certain entities engaged in limiting consumer choice by indulging in back-to-back sales, wherein a seller does not have the capability to meet an order. कह रहा असर्ट करते हुए, इस बात पे जोर देते हुए दैट वो ये कि सारी की सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो एम्ड एट नहीं हैं, ये सारे के सारे सुधार जो हैं निशाना नहीं लगाते हैं कन्वेंशनल फ्लैश सेल्स पे। जैसे बिग बिलियंस डे आया है ना, जो कि परंपरागत फ्लैश सेल्स होती हैं, उसके ऊपर कोई निशाना नहीं है इन रूल्स का। कह रहा इस चीज़ को असर्ट करते हुए, जोर देते हुए सरकार ने कहा, गवर्नमेंट सेड, कि ये टारगेट कर रही है महज, इट वाज ओनली टारगेटिंग, और किनको, सर्टेन एंटिटीज़ को, खास फर्म्स को जो इंगेज्ड हैं लिमिट करने में कंज्यूमर की चॉइस को, और कैसे इंडल्ज इन हो करके, इस काम में लिप्त होकर के, इस काम में इन्वॉल्व होकर के। और वो काम है बैक टू बैक सेल्स का, बार बार सेल्स का, दिन में 3 बार सेल आ रही है। और वो सेल्स वेर इन जिसके अंदर एक सेलर के पास नहीं होती है कैपेबिलिटी मीट करने की ऑर्डर को। तो सेल्स आ रही है और कितने, सिर्फ 100 फ़ोन निकलेंगे, लोग जो है लेकर के बैठे हैं फ़ोन को हाथ में कि आज सेल आएगी, 20 फ़ोन लेंगे हम चाइनीज़ कंपनी के। तो हमारी सरकार ने यही बोला, हमें दूसरी कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो उन कंपनी से प्रॉब्लम है जो अपनी सेल का हवा बना के बैठी हैं, दिन में 3 बार लेके आती हैं और उनके पास ऑर्डर को पूरा करने के लिए सही प्रोडक्ट्स होते ही नहीं हैं। 150 फ़ोन लेकर के आएंगे और दिन में 3 बार सेल निकालेंगे। आदमी बंदा कुछ और ले ही ना, तुम्हारे फ़ोन को जो है सारा दिन सेल का वेट करे। तो सरकार ने बोला हम इनको टारगेट कर रहे हैं, बाकियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। समझ गए ना। अमेंडमेंट्स की वर्ब है वर नॉट एम्ड एट, पैसिव वॉइस में। गवर्नमेंट की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है वॉज ओनली टारगेटिंग। सेलर की वर्ब है डज नॉट हैव। यहाँ पे ओनली की पोजीशन गलत है, आज नहीं करवाऊँगा, वीडियो लंबी हो रही है। जिसको पता हो मुझे बताओ, ओनली को टारगेटिंग से पहले ना रख के कहाँ रखना चाहिए था, अभी पता लग जाएगा अगर आपने ओनली वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ तो। इंडल्ज इन का मतलब है इन्वॉल्व होना, वेर इन का मतलब होता है जिसके अंदर, हिंदी में बता रहा हूँ, जिसके अंदर। जैसे आप इसको यूज़ करें, आर्थराइटिस इज़ अ डिजीज़ वेर इन योर बोन्स स्टार्ट टू वीकन। आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसके अंदर आपकी हड्डियाँ शुरू हो जाती हैं कमज़ोर होना। तो वेर इन का मतलब होता है जिसके अंदर, जिसके अंदर ये काम होता है ना, वेर इन। बढ़े आगे। इन ट्राइंग टू एड्रेस शॉर्ट कमिंग्स in its rules from last year, the government appears to be harking back to an era of tight controls. अब बता रहे किस चीज़ को गवर्नमेंट रिस्क कर रही है, करे ट्राई करने में, एड्रेस करने को इन शॉर्ट कमिंग्स को अपने इस रूल के, अपने रूल्स में जो थे पिछले साल के। तो पिछले साल के रूल्स की कमियों को सुधारने के चक्कर में कह रहे जो सरकार है ना, वो अपीयर होती है हार्क बैक करती हुई, अपीयर होती है याद करती हुई, ये याद करवाती हुई एक एरा को, एक युग को जो था टाइट कंट्रोल्स का। आज से 30 साल पहले इंडिया लुट गया था लाइसेंस राज में, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेती थी कंपनियां, और इसी वजह से करप्शन ज़्यादा था, हमारे देश में कोई फॉरेन कंपनी नहीं आती थी। तो कह रहा है सरकार जो है इस चक्कर में
टाइट कंट्रोल्स के उस लाइसेंस राज के एरा को याद करवा रही है, हार्क बैक कर रही है। समझ गए? गवर्नमेंट गिव अवे अपीयर्स, हार्क बैक आप जान गए होंगे ना, याद करना या याद करवाना। एरा का मतलब है युग, शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है कमी, वीकनेस, डेफिशिएंसी, आपकी लैकुना है ना, आपकी कमजोरी। कर ओवर रेगुलेशन विद स्कोप फॉर इम्परेटिव इंटरप्रेटेटिव एम्बिग्यूटी, रिस्क रिटार्डिंग ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन द हिदरटो एक्सपेंडिंग ई कॉमर्स सेक्टर। करे ज़रूरत से ज़्यादा जो रेगुलेशन है, और कैसा रेगुलेशन, स्कोप हो जिसमें इंटरप्रिटेटिव एम्बिग्यूटी का, उसमें जिसमें गुंजाइश हो इंटरप्रिटेशन करने वाली अनक्लैरिटी का, मतलब ऐसे रूल्स बनाए हैं जिनको आप अच्छा सा वकील रखो और ढंग से जो है इन रूल्स को बीट कर दो। इंटरप्रिटेशन के नाम पे आप रूल्स में जो है एम्बिग्यूटी का फ़ायदा उठाओ। कह रहा है ऐसा वो रेगुलेशन जो है ना, वो रिस्क करता है ग्रोथ को रोकने में, रिटार्ड करने में, और जॉब क्रिएशन को। और कहाँ पे, एक ऐसे ई कॉमर्स सेक्टर में जो अभी तक एक्सपेंड कर रहा था, हिथर्डो एक्सपेंडिंग था। हिथर्डो आप देख चुके ना, एडवर्बियल फ्रेज है अभी तक। तो अभी तक तेज़ी से ग्रो करते हुए ई कॉमर्स सेक्टर में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन दोनों रुक सकते हैं अगर ओवर रेगुलेशन हमने किया, जरूर से ज़्यादा रूल बनाए, और ऐसे रूल जिनमें स्कोप होगा इंटरप्रिटेटिव एम्बिग्यूटी का, ऐसी एम्बिग्यूटी जिसको इंटरप्रेट करके आप जो है जिसका फ़ायदा उठा सकते हो। समझ गए? रेगुलेशन की ओवर रिस्क हिदरटो आप देख चुके हैं। एम्बिग्यूटी मतलब अनक्लैरिटी, इंटरप्रिटेटिव मतलब जिसको इंटरप्रिटेट किया जा सके, ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो। चलिए, थोड़ा मुश्किल था लेकिन सारे वर्ड्स आपने देख लिए हैं, स्ट्रक्चर्स मैंने समझा दिए हैं, अब उतना मुश्किल रहा नहीं होगा, है ना। कुछ मुश्किल रहा हो तो उस लाइन को रिपीट कर लिया करो। आ जाओ क्विज़ पे अपने। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं, सर हमने इतने एडिटोरियल्स पढ़ लिए हैं, अब हमें आगे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। अब एक काम करो, खुद से पहले पढ़ लो। अगर आप पूरा पढ़ पा रहे हो तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। ये वीडियोस जो हैं मेरी व्यूज़ के लिए नहीं है, ये आपकी पढ़ाई के लिए हैं। बिल्कुल वीडियो ना देखें अगर आप एडिटोरियल को समझते हैं। एक काम कर लो, खाली क्विज़ को आप जो है सॉल्व करके देख लो, आपको पता लग जाएगा आपको ज़रूरत है एडिटोरियल की या नहीं है ना। तो क्विज़ वाला काम ज़रूर रखें, वीडियो चाहे देखें या ना देखें। 4 क्वेश्चन हैं आपके सामने, जो रूल बताए हैं सारे के सारे लगेंगे। जैसे ऑन द फेस ऑफ इट वाला रूल बताया अभी तक, है ना। सारे रूल्स को वहीं लगा करके इन चारों के अंदर एक से ज़्यादा एरर्स भी आपको मिलेंगी, सही करना है। इनका सही वर्जन मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट कमेंट में से जो लिंक है मेरा कमेंट होगा, वहाँ से आप जो है सही वाला जो आंसर है मैच कर लेना। पहले अपनी ट्राई करो और फिर मेरे आंसर से मैच करो, और मुझे बताना ज़रूर भाई आउट ऑफ 4 आपको कितने मार्क्स मिले, 3.5 मिले, 2.5 मिले, है ना, कितनी एरर्स आपने पकड़ी। ये आपका क्वेश्चन है। अपने 3 सेंटेंस ज़रूर लिखें। रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखते हो ना, 3 सेंटेंस लिखते हो, महीने के बाद वो 100 सेंटेंस हो जाते हैं। यही तरीका है अच्छी राइटिंग का। शुरू कर दो आज से ही। मेरा आंसर भी चेक करना। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।